तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज की। उस दिन का न्यूज़पेपर जिसमें कोई इकोनॉमी का एक इशू हो या मुद्दा हो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हो या फिर कॉमन मैन को नॉलेज को बढ़ाने के लिए हो, दोनों दोनों ही उद्देश्य से हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज डेट 20 जुलाई 2023। आई होप आप सब दोस्तों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, आज जो न्यूज़पेपर में मैंने इसमें से 3 न्यूज़ निकाली। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सब जानते हैं देश का लार्जेस्ट लेंडर है, सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया में उधार देता है, लार्जेस्ट लेंडर, सबसे बड़ा बैंक मानते हैं। तो इसने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का क्या मतलब होता है, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। एक दोस्तों, एक संस्था है, मल्टीनेशनल संस्था है, बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैसे पूरी दुनिया में क्या है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे ही एशिया और पैसिफिक एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए एक संस्था है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये एडीबी ने कुछ रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में ज़्यादा तो डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पॉइंट है कि उसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट का कुछ अनुमान लगाया गया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक थर्ड, जो जो मेरी ओपिनियन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को इसको जानना चाहिए, वो है आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या किया? कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो अब इसमें से क्या बड़ी बात है? तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अगर किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या वो बैंक फेल कर जाता है, दिवालिया हो जाता है, बंद हो जाता है, तब जो उसमें पैसा जमा है डिपॉजिटर का, डिपॉजिटर की मनी का क्या होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हर आदमी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। जब हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसकी डूबने की संभावना रहती है, बैंक फेल हो जाते हैं, कई बैंक फेल हुए हैं। अगर आपने 2019 की नॉलेज की न्यूज ध्यान हो तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, पीएमसी बैंक। ये काफी बहुत बड़ा बैंक था, एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक क्या हो गया, दिवालिया हो गया। तो इसके जो डिपॉजिटर पूछो, रो रहे हैं बेचारे, बहुत परेशान है, बहुत तंगी से, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो अगर ऐसी नौबत अपने साथ नहीं आए तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। पर कब होंगे? जब हमको नॉलेज हो। जैसे कि मैं बताऊं कि एक बैंक में जो पैसा जमा होता है वो 5 लाख तक उसको बीमा होता है, मतलब 5 लाख तक वापस मिल जाते हैं, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो अगर हम हमारा डिपॉजिट एक बैंक में 5 लाख से ज़्यादा नहीं रखें, 2-3 बैंक में खाता खुला लें, तो वो ज़्यादा सेफ होता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज। न्यूज पे जाने से पहले वही, आप हमारे चैनल जो दीपक इकोनॉमिक्स का चैनल है, इसको लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, आगे ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करें। अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई विल शट डाउन इट, सिंपल। तो बेस्ट न्यूज, एसबीआई लाइकली टू राइज अप टू ₹10,000 करोड़ वाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। तो इसमें 3 बातें हैं कि एसबीआई को पैसा चाहिए। एसबीआई क्या कर रहा है? पैसा इकट्ठा कर रहा है। कितना? 10,000 करोड़ रुपए। कैसे कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोग एसबीआई से भली भांति नोन है, ऐसा कोई आदमी नहीं है इस देश में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ना जाना। ये इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर है, सबसे ज्यादा इंडिया में उधार देता है तो कोई बैंक है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया लार्जेस्ट लेंडर है। तो अब ये बॉन्ड क्या होता है, ये मैंने कई बार बता रखा। जहां पर जो चीज मिलती है उसको उस मार्केट का नाम देते हैं। एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, कपड़ा मार्केट में कपड़ा मिलता है, जोरी बाजार में जोरी मतलब ज्वेलरी मिलती है। तो जिस चीज को मसाला मार्केट में मसाला मिलता है, जिस चीज का जो नाम होता है वहां वो चीज मिलती है मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलेगा? फाइनेंस मिलेगा। पैसा चाहिए मुझे बिजनेस करने के लिए, तो पैसा कहां से आएगा? तो दो तरह से आता है, मैंने बता रखा था। एक तो फाइनेंशियल मार्केट होता है मनी मार्केट, जब आपको लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए। मुझे तो 3 महीने के लिए चाहिए, अभी टेम्पररी मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास 2-3 महीने बाद पैसा आ जाएंगे, तो फिर आप मनी मार्केट में जाओ। नहीं तो मुझे तो लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए, तो कैपिटल मार्केट में जाओ। कैपिटल मार्केट क्या होता है? मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा के लिए अगर पैसा उधार चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? कैपिटल मार्केट में जाओगे। मैंने बताया था कैपिटल मार्केट को जो कंट्रोल करता है, रूल बनाता है, वो होता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका भी नाम हम कई बार सुनते हैं। अब दोस्तों, ये कैपिटल मार्केट में पैसा दो तरह से इकट्ठा कर सकते हैं, या तो आप उधार ले लो या किसी को पार्टनर बना लो। ये मैंने इसका कई एग्जाम्पल से बता रखा है। एक तो इसमें डेट मार्केट होता है, एक इसमें इक्विटी मार्केट होता है। अब जिसको इक्विटी जारी करनी है वो इक्विटी मार्केट में जाएगा, जिसको डेट लेना है वो डेट मार्केट में जाएगा। डेट मार्केट में क्या होता है? उधार देते तो क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है, और बाद में मूल राशि प्रिंसिपल भी मिलता है। तो डेट मार्केट में दोस्तों दो तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं सामान्यतः। एक तो बॉन्ड होता है, एक डिवेंचर होता है। कल ही पढ़ाए थे हम, जब सारा स्कीम पढ़ा था तब ये डिवेंचर के बारे में डिटेल में बताया था मैंने। बॉन्ड कुछ नहीं, एक तरह से क्या हो रहा है, डेट इंस्ट्रूमेंट है जो उधार ले रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए
तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या है? बॉन्ड बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट है मतलब उधार लेने का एक उपकरण है। डेट इंस्ट्रूमेंट जब पैसा किसके लिए लेते हैं? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेने के लिए बॉन्ड जारी करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जारी करते दोस्तों। उसके अलग नाम होते हैं। जब मनी मार्केट हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी तब डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की डेट में नहीं। तो डेट इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पैसा इकट्ठा किया जाता है। अब दोस्तों ये बॉन्ड का जो काम होता है ना, उसके आधार पर बॉन्ड को क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 3000 करोड़ से ऊपर के 81 बॉन्ड जारी किए हैं। तो 81 बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जो 81 कैपिटल को फुलफिल करने के लिए जारी किया जाता है, उसको 81 बॉन्ड कहते हैं। ऐसे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ऐसे मैंने एक बार ग्रीन बॉन्ड पढ़ाया था आपको। तो ऐसे बॉन्ड जिससे जो कलेक्ट पैसा है वो ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, उसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। तो इसका काम के आधार पर क्या होता है, इसका नाम होता है दोस्तों। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड होते हैं जिससे जो पैसा आएगा ना, ये फंड आया, ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। देखो बात सुनो पूरी राम कहानी। इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आधारभूत ढांचा। ये ऐसी चीज होती है दोस्तों जिसके आधार पर बाकी सब चीजें डेवलपमेंट होती है। जैसे कि मैं कहूँ रोड, अगर आपके देश में रोड बढ़िया है तो और अन्य चीजों का डेवलपमेंट हो सकता है। मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो दुनिया की कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी सर्विस सेक्टर कुछ भी काम नहीं करेगा। चाहे स्कूल खुल रहे हो, मैं कैसे पढ़ाऊंगा अगर लाइट नहीं आ रही? तो रोड हो गया, पोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया, ऐसे चीजें जो क्या होता है, जो एक बेस का काम करता है जिसके आधार पर बाकी डेवलपमेंट होता है, उसको आधारभूत ढांचा करते हैं। इसके डेवलपमेंट के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। पर इसमें दिक्कत क्या होती है? एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। भाई आधारभूत ढांचा जो बनता है ना लंबे टाइम के लिए बनता है। जैसे आज बंदरगाह बना तो उसके लिए पैसा बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट में पैसा चाहिए। और ये प्रोजेक्ट जो है ना गेस्टेशन पीरियड, मतलब इनको जो रिटर्न होता है वो लंबे टाइम होता है। आज एक बार सड़क बना दी बढ़िया सीसी, तो कम से कम 20 साल तक वो चलेगी। तो 20 साल तक की तरफ क्या होगा, टोल कलेक्शन होगा, तब जाके पैसा चुका पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लार्ज अमाउंट के लिए लार्ज अमाउंट होता है। तो बैंक क्या करते हैं? बैंक कई बार ऐसी चीजों से बचते हैं। देखो इनके पास क्या होता है, बैंक के पास डिपोजिट शॉर्ट टर्म होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है। मैंने जमा किया आज करंट अकाउंट, कल पैसा चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए। एफडी, कोई भी एफडी 20 साल के लिए कराता है क्या? नहीं कराता, 5 साल 4 साल के लिए। तो बैंक के पास जो डिपोजिट होता है ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है दोस्तों। और तो ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने से बचते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने से क्या करते हैं, बचते हैं दोस्तों। अगर बैंक से पूछो आप 30 साल के लिए मुझे लोन चाहिए, मैं एक रोड बना रहा हूँ बढ़िया 4 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, तो बैंक बचेगा क्योंकि उसके पास जो डिपोजिट है ना शॉर्ट टर्म के लिए है और लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं देता। तो फिर ऐसे सिस्टम क्या करें? तो ऐसी सिस्टम दोस्तों, बैंक के पास पैसा इकट्ठा करने के कई तरीके होते हैं। मैं बता दूं आपको। बैंक एक तो जो कॉमन मैन से डिपॉजिट ले सकता है, आप और हम डिपॉजिट करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी सब करते हैं। एक बैंक दोस्तों आरबीआई से लोन ले लेते हैं, ये मैंने कई बार पढ़ा रखा। आरबीआई से भी पैसा उधार ले लेते हैं। जैसे बैंक रेट हो गया, बैंक रेट पर पढ़ाया तो था मैं मॉनेटरी पॉलिसी में, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया। तो इस तरह से इन रेट के आधार पर बैंक से आरबीआई से लोन ले लेते हैं। एक तरीका होता है कि बैंक खुद क्या करे, फाइनेंशियल मार्केट में जाए, वहां क्या करे, वहां से पैसा उठाए, वहां बॉन्ड जारी करे अपने, बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो फिर बैंक के पास आ जाएगा। तो ये जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये दोस्तों इसको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग करनी है। तो इसके लिए बॉन्ड जारी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इंफ्रा बॉन्ड कहते हैं इनको। अब इसका क्या होता है, ये बॉन्ड से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसा इकट्ठा करेगा ना, वो केवल इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए लोन देगा, इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए लोन देगा। अब ये जो बॉन्ड है ये खुद क्या करेगा, इंफ्रा प्रोजेक्ट को 10 साल के लिए है, तो ये खुद ही 10 साल के लिए बॉन्ड जारी करेगा, ताकि इधर से जो ब्याज आएगा उधर इसको पेमेंट कर देगा बॉन्ड में। तो इससे क्या होगा, इसका काम हो जाएगा, वो जो टाइम लाइन का गैप था ना वो खत्म हो जाएगा। भाई इंफ्रा बॉन्ड न्यूनतम 7 ईयर के लिए जारी होते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि भाई 7 साल से कम के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी नहीं कर सकते। तो आपको बात समझ में आ गई क्या, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड से जो पैसा आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, किसी को बंदरगाह बनाना है, किसी को रोड बनाना है, किसी को रेलवे बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, तो वहां पर ये पैसा उधार देगा। ठीक है बात यहाँ तक? तो यही इसका पूरा इशू था। आप समझ गए होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम सब जानते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में बता दें, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट 2 पार्ट, डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट। अब बॉन्ड में जिस प्रकार से बॉन्ड जारी करेंगे उससे उसका पैसा वहीं काम आएगा, चाहे वो 81 बॉन्ड हो, चाहे वो इंफ्रा बॉन्ड हो, चाहे वो ग्रीन बॉन्ड हो, और भी कई सारे बॉन्ड हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड देखो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, न्यूनतम 7 साल के लिए होना चाहिए। 5 साल के लिए आप इंफ्रा बॉन्ड जारी नहीं कर सकते। ये आरबीआई का बेसिकली सेबी के रूल है।
कि भाई 7 साल के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम ये इशू होना चाहिए। अब इसको जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, तो यूज फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ही यहाँ से पैसा दिया जाएगा। अब इसकी एक खास बात है दोस्तों, जो ऐसा पैसा आता है ना उसके लिए CRR SLR मेंटेन नहीं करनी पड़ती। आप सबको पता है बैंकों के पास जितना भी पैसा आता है उसको NDTL कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। बैंकिंग में हमने डिटेल में पढ़ रखा है इसको, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी कहते हैं जितना भी पैसा डिपॉजिट आता है। तो इसका कुछ परसेंटेज हिस्सा कैश में रखना पड़ता है, उसको तो CRR कहते हैं। कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में रखना पड़ता है, उसको SLR कहते हैं। तो जो ये इस प्रकार से बॉन्ड के माध्यम से पैसा उधार लेंगे ना, उसमें ये जरूरी नहीं मेंटेन करना, ये RBI ना ऐसा गाइडलाइन बना रखी है, तो बना रखी है, हमको क्या चिंता। तो हम बेसिक चीज समझ चुके हैं, ठीक है बात। तो अब हम बढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट न्यूज है, आप देख सकते हैं ADB keeps India's financial year 24 growth forecast at 6.4% banking on demand strength। तो सिंपल से बात कर रहा है, एक संस्था है एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप सब जानते हो जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं वो रिपोर्टें खूब जारी करती है। वर्ल्ड बैंक कई सारी रिपोर्ट लेके आता है सालाना। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तो फेमस है इसे, अपनी वर्ल्ड जो इकोनॉमिक आउटलुक है WEO इस रिपोर्ट के लिए। तो ऐसे कई रिपोर्टें लेके आते हैं, उसमें अनुमान लगाते हैं कि भाई अगले साल में देशों में क्या होने वाला है, इंडिया में क्या होगा, चाइना में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, पूरी दुनिया में क्या होगा, ऐसा अनुमान प्रोजेक्शन करते हैं कितनी GDP ग्रोथ रेट रहने वाली है। इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ADB ने कहा कि भाई जो फाइनेंशियल 2024 मतलब 2023-24 में GDP ग्रोथ रेट 6.4% रहेगी। ये डेटा याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई ADB ने कितना GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया। तो अब हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक एक करके जानेंगे। मैंने पहले भी बता रखा है, ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये कोई बैंक नहीं है दोस्तों, ये डेवलपमेंट बैंक होते हैं बेसिकली, जो दुनिया के जितने भी देश हैं उनको डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कई सारी संस्थाएं बनाई गई थी, जिसमें दो सबसे फेमस थी, वर्ल्ड बैंक, एक था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इनके दोनों का काम अलग अलग है, हम अच्छे से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, जो पॉवर्टी एडिकेशन डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, गरीब देशों को लोन देता है। जैसे इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाईवे निर्माण का चल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर का चल रहा है, शिक्षा पे चल रहा है, स्टार्स प्रोजेक्ट सुना होगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए चल रहा है। तो ये सब काम के लिए वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया में लोन देता है। तो ये दुनिया का तो ठीक था, तो अब एशियन लोगों को जमा कि भाई एशिया में डेवलपमेंट के लिए भी होना चाहिए ना। तो ऐसे ही फिर विचार आया, तो बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया ADB। हालांकि एक बार बता दूं मैं, इसके मेंबर केवल एशियन कंट्री नहीं है, तो दुनिया के अधिकांश देशों में बड़े जो देश है ना वो भी इसके मेंबर। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में अमेरिका भी मेंबर है, फ्रांस भी मेंबर है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बैंक केवल एशिया के कंट्री का द्वारा बनाया गया है, इसमें अमेरिका भी पार्टनर है, इसमें क्या है, फ्रांस भी पार्टनर है। तो बेसिकली इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव मोटा मोटी एशिया और जो एशिया पैसिफिक है ना एरिया है उसमें डेवलपमेंट के लिए लोन देने का काम करता है। इंडिया में भी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अपने राजस्थान में चल रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हम राजस्थान में जब इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ते हैं तो उसमें फॉरेन फंडेड, एक्सटर्नल फंडेड में पढ़ते हैं प्रोजेक्ट्स, तो उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कुछ काम कर रहा है। तो ठीक है, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर क्या है, मनीला में है। कहाँ है, मनीला। मनीला बताओ क्या कहाँ है, ये फिलीपींस की कैपिटल है। फिलीपींस का नाम सुना होगा आपने, ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। दोस्तों ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है हर साल क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है, जिसको कहते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। क्या कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कहते हैं। यह रिपोर्ट जारी करता है, इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों की क्या करता है, अनुमान लगाता है कि भाई अमेरिका, इंडिया में क्या स्थिति होने वाली है, चाइना में क्या स्थिति होने वाली है, जापान में क्या स्थिति होने वाली है, ऐसे ये रिपोर्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। लगभग 68 कंट्री आज के डेट में इसके मेंबर है, पर केवल हम एशियन नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में केवल एशियन कंट्री मेंबर है तो नहीं है। देखो मैं बताऊं, इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर देखो, सबसे जापान और यूएसए है। ये यूएसए कहां से है, क्योंकि यूएसए भी इसका मेंबर है। थर्ड नंबर पर चाइना है दोस्तों, फोर्थ नंबर पर इंडिया है इसका शेयर होल्डर में। मतलब जो ADB बैंक बना तो 100 रुपये लगाए होंगे, तो सब देशों में कुछ ना कुछ पैसा लगाया तब तो पैसा आया उसके पास में। तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, फोर्थ सबसे ज्यादा जापान और यूएसए ने, इन दोनों ने बराबर बराबर लगाया, लगभग 15% पैसा इन्होंने लगाया। इसलिए आप देखना ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना ADB, इसमें ज्यादा दादागिरी चलती है जापान की। हमेशा जापानी व्यक्ति इसका जो प्रेसिडेंट होता है और जापानी काफी हद तक इसके रोल, इसमें जो मेन रोल प्ले करता है। तो इसने क्या कहा, देखो क्या होता है ना, अभी कौन सा साल चल रहा है बता दो मुझे, तो फाइनेंस में 2023 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। मैंने कई बार बता रखा है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारे देश में वित्त वर्ष होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है
इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है दोस्तों। 1 अप्रैल ये 2023 से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा ये 31 मार्च 2024 तक चलेगा। तो वर्तमान टाइम में क्या चल रहा है, वर्तमान टाइम में फाइनेंशियल ईयर 2023 चल रहा है, इसको FY24 भी कह देते हैं। ठीक है बात है। तो इसमें ने जीडीपी का अनुमान लगाया। अब जीडीपी आप सब लोग मैंने कई बार पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा तो 1 मिनट के लिए सुन लो। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका सिंपल मतलब होता है एक देश में 1 ईयर में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। एक किसान साल भर में समझ करो 100 क्विंटल अनाज पैदा कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन हो गया। ऐसे हम पूरे सब किसानों को जोड़ ले, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सबको जोड़ ले, जितनी भी सर्विस सेक्टर बैंक वगैरह चल रहे हैं सबको जोड़ ले, तो पूरे देश में साल भर में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको हम कन्वर्ट करें पैसे में, किसमें करें, मनी में। भाई ऐसे तो नहीं कहेंगे ना किसान कितना प्रोडक्शन कर रहा है तो 100 क्विंटल नहीं, उसको भी क्या पैसे में बदलो। भाई 5 लाख रुपए का इसने माल पैदा किया साल भर में। ऐसे ही देश भर में पूरे साल भर में कितना माल पैदा हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जो समझ लो 1 लाख करोड़ का हो सकता है, 2 लाख करोड़ का हो सकता है, तो उसको देश की जीडीपी कहते हैं। अब ये जितनी ज्यादा होती है इसका मतलब वो देश उतना ही पैसा वाला है। जो किसान जितना ज्यादा पैदावार करेगा उसके पास उतनी इनकम है तो उतना ही वो समृद्ध होगा, सीधी सी बात है। तो इसको जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी समझ को 2022-23 में कुछ थी, 2022-23 फाइनेंशियल में सबको 100 रुपए थी। तो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि जो ये साल चल रहा है ना, अभी तो इसके क्या 3-4 महीने हुए हैं, अप्रैल से स्टार्ट होता है जुलाई चलता, तो इसमें अनुमान लगा रहा है कि 6.4% की ग्रोथ होगी। मतलब 100 रुपए अगर अभी है तो जीडीपी बढ़ के 106.4 रुपए हो जाएगी, ऐसा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। ये केवल रिपोर्ट है, अनुमान है, कोई कंफर्म डेटा नहीं है कुछ भी। ये तो कंफर्म डेटा तो जो भारत सरकार NSO, मैंने कल ही पढ़ाया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये डेटा जारी करेगा साल पूरा होने के बाद, तब पता चलेगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी दे। जितनी ज्यादा होती उतनी बढ़िया बात होती। 100 रुपए प्रोडक्शन था, 106 हो गया। कोई देश में पहले 100 था, अब इसका 4% की ग्रोथ है तो यहाँ 104 रहेगा, तो ये देश पे चढ़ जाएगा। तो जितने अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट होती है उतने अच्छा माना जाता है डेवलपमेंट के लिए भी और रोजगार वगैरह के लिए भी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना रोजगार मिलेगा, ये जीडीपी की इंपोर्टेंस होती है। तो बात समझिए, न्यूज हमारी क्लियर होगी। देख सकते हैं आप, जो अब इस न्यूज को पढ़िए, एडीबी ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.4% की ग्रोथ रेट अनुमान करी है। कीप किया मतलब इससे पहले भी रिपोर्ट जारी कर दी, तब भी इसने 6.4% का अनुमान किया था। अब दोबारा इसने अपडेट जारी किया, तब भी इसने कहा कि इतना ही रहेगा, इसने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है बात यहाँ तक। अब हम बढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट न्यूज है। न्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ढंग से सुनना, ये आम जिंदगी में भी काम आएगा आप लोगों के। आरबीआई कैंसिल बैंकिंग लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। एक बैंक था, कौन सा, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। आप लोग जानते हैं 2 तरह के बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक हमारे गाँव में ज़्यादातर काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली कोऑपरेटिव जहाँ वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। कमर्शियल का सिंपल सा मतलब होता है प्रॉफिट के लिए काम करता है। आप HDFC बैंक से पूछो भाई किस लिए काम कर रहे हो, तो भाई लाभ के लिए काम करते हैं। आप कोऑपरेटिव बैंक से पूछो किस लिए काम कर रहे हो, तो लाभ के लिए काम नहीं कर रहे, हम तो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव जितनी संस्थाएं बनती है ना, तो बैंक में नहीं और भी कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। तो आरबीआई ने क्या किया, इस जो बैंक था यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। बेसिकली जो ये बैंक था ये बिजनौर बेस्ड था। बिजनौर अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो वेस्ट यूपी का इलाका है, पश्चिम यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर, मुरादाबाद मुजफ्फरनगर ये आसपास ही है बिजनौर। तो ये बिजनौर में जो एक बैंक था उसको आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस। क्यों किया, देखो आरबीआई की स्थापना आपको पता है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसने काम करना प्रारंभ कर दिया था, ये तो हम सबको पता है। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई के बारे में सब ड्यूटी है, क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होगी, कितना गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर कितना होगा, सब कुछ इसमें डिपेंड कर रखा। इसको और पावरफुल बनाने के लिए, इसको और शक्ति देने के लिए एक एक्ट पास किया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, भारत सरकार ने, या पार्लियामेंट में कहूँ तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पार्लियामेंट ने पास किया था। इस एक्ट के तहत आरबीआई को पावर है क्या करने की, लाइसेंस देने की, लाइसेंस इशू करने की। अगर आपको लगता है कि हम उसके लायक हैं बैंक खोलने के, तो आप जाओ आरबीआई के पास में, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई आपको लाइसेंस दे सकता है, कई दिए हैं, मतलब लेटेस्ट में बंधन बैंक को दिया था, IDFC बैंक को दिया है। लेकिन अगर आप बदमाशी कर रहे हो, भाई बैंक में पैसा देखो डिपॉजिट का होता है, बैंक का कुछ नहीं होता। बैंक तो मामूली से पैसा लगाता है उसका प्रमोटर, तो मुश्किल से अगर 500 करोड़ रुपया ना आपके पास, तो आप बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो, केवल 500 करोड़ रुपये, लेकिन उसमें लाखों करोड़ रुपये जमा होते हैं दोस्तों। तो बैंक का जो सबसे ज्यादा जोखिम किसका होता है, वो डिपॉजिटर का होता है, उसका पैसा रिस्क होता है।
इसलिए बैंक अगर कोई ये बदमाशी करे, सिस्टमेटिक नीचे से नहीं चल रहा, तो बैंक क्या करेगा, इसको पहले तो पेनल्टी वगैरह लगाएगा, फिर क्या करेगा, लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो दोस्तों ऐसे ही भारत में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है ना, सबकी स्थितियां खराब है। आप सबने अपने अपने एरिया में डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे राजस्थान में सब जगह हर जिले में है, वहां पर देखे होंगे उनके हाथ क्या है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, आप आईसीआई में जाओ, और आप कोऑपरेटिव बैंक में जाओ, कोऑपरेटिव बैंक ऐसा लगता है जैसे कहाँ आगे, सीरिया में आगे, बिल्कुल खस्ताल टाइप दिखते हैं। जब तो उनकी बिल्डिंग है ना, कंप्यूटर पुराने बाबा आदमी जमाने के हैं, कुछ भी नहीं हमारा सिस्टमेटिक यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि इनमें किसी ने पैसा लगाया नहीं ना ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो फिर इनके पास पैसा आएगा कहाँ से, सही बात तो ये है ना। तो इन बैंक को दोषी नहीं दे रहे हम कि इनके कर्मचारी बदमाश है, यानी वो सिस्टम जैसा बना हुआ है, इनको ना तो कोई पैसा दे रहा, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इनको प्रमोट करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको पैसा नहीं देती, और इनसे उम्मीद करती है कि दान पुण्य का काम करो, न कि लाभ के लिए काम करो, तो फिर ऐसा काम चलता नहीं। देखो तो फिर ये क्या, इनके जो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है ना, अधिकांश के हाथ क्या बहुत टाइट है, अधिकांश के हाथ बहुत टाइट है, इनके पास पैसा है। मैंने बताया था एक होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आप बैंक शुरू करने से पहले आपको कुछ पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, ऑन पॉकेट से बैंक को। अब तो बैंक के ओनर कई जगह स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाए, लेकिन नहीं लगा रखे। तो इनके पास क्या, बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल एडिकेशन नहीं है, तो आरबीआई ने देखा कि जो ये कोऑपरेटिव बैंक है इसके पास है ना पर्याप्त मात्रा में कैपिटल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करो, अगर बैंक फेल हो जाएगा तो डूबेगा, तो इसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दो। हालांकि ऐसा नहीं डायरेक्ट लाइसेंस कैंसिल नहीं करते, इसको टाइम देते हैं, पहले नोटिस दिया होगा कि भाई आपकी ये कमियां इसको दूर कर लो, नहीं किया होगा तो इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इससे अगर आपको पता हो तो एक बहुत फेमस बैंक था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक के नाम से जानते हैं, पीएमसी। बेसिकली ये बहुत बड़ा एक लार्जर कोऑपरेटिव बैंक था, जो 2019 में क्या गया, कोलैप्स कर गया, मतलब बस इसके पास पैसा नहीं था, तो ये पेमेंट चुका नहीं सकता था, तो काफी बड़ी मात्रा में डिपॉजिट के पैसे इसमें डूबे दोस्तों। डिपॉजिट की बड़ी अमाउंट इसमें क्या हुई, डूब गई, क्योंकि बैंक फेल हो गया, बैंक ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, तो जो डिपॉजिट का पैसा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो इनको काफी ज्यादा स्थिति खराब हुई। बीच में आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, जो पीएम से डिपॉजिट क्या करते थे, आंदोलन करते थे, सड़कों पर बैठ जाया करते थे कि हमारा पैसा वापस लौटाओ, लेकिन कहाँ से लौटाएगा जब बैंक ही फेल कर गया। तो इसलिए आरबीआई क्या होता है, पहले से होते हुए इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आप ये न्यूज आराम से देख सकते हैं, आरबीआई कैंसिल लाइसेंस ऑफ बैंक, और ज्यादा देख सकते हैं, आरबीआई कैंसिल बैंकिंग लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक बिजनौर जो वेस्ट यूपी का इलाका है, वहाँ का एक बेस्ट बैंक था। अब इसके पावर कहाँ से मिलती है आरबीआई को लाइसेंस देने की, आरबीआई के कैंसिल करने की, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको आरबीआई को पावर है कि लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। अब आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल क्यों किया, तो एक तो मैंने बताया एडिकेट कैपिटल नहीं है इसके पास, जो कैपिटल एडिकेशन रेशियो होता है ना, वो पर्याप्त मात्रा में खुद पैसा नहीं है, इसका खुद का पैसा ही नहीं है, इसका डिपॉजिट पैसे चल रहा है, तो ऐसा काम लंबा नहीं चल सकता। इसका भविष्य में भी देखा आरबीआई ने कि भाई अर्निंग प्रोस्पेक्ट, भविष्य में पैसा कमाने की क्या क्षमता है, तो कुछ भी नहीं, नियर टू जीरो है, तो भाई ऐसी स्थिति में और कोई नया डिपॉजिट जमा करे पैसा, इससे बढ़िया इसको कैंसिल कर दो, बंद ही कर दो। ठीक है बात यहाँ पर। अब डिपॉजिट का पैसा क्या होगा, सवाल ये होता है, देखो क्या होता है ना, ये बैंक है, बैंक का एक हो सकता है कि आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया हो, ठीक है, या बैंक फेल कर गया हो, डूब गया हो, इसी कारण से उन्होंने पैसा लगाया, लोन दिया, डूब गया पैसा, अब आप खड़े कर दे भाई हम तो पैसा नहीं दे सकते, एक तरह से क्या हो गया, दिवालिया हो गया बैंक, जो बैंक दिवालिया हो गया, तो जैसे पीएमसी बैंक हुआ था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो ऐसी स्थिति में डिपॉजिटर का क्या होगा, डिपॉजिटर का क्या होगा, डिपॉजिटर का क्या होगा, सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा, डिपॉजिटर का होगा। तो दोस्तों भारत में एक सिस्टम चलता है, एक संस्था बना रखी है बेसिकली आरबीआई ने, आरबीआई 100% मालिक है उसका, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आज की इतनी कहानी मैंने डीआईसीजी के बारे में जानने के लिए पढ़ाया था, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली एक डीआईसीजी एक्ट पारित किया था, डीआईसीजी एक्ट 1961 में पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसके तहत 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों ये आरबीआई की सहयोगी कंपनी है, आरबीआई की सब्सिडी कंपनी है, इसका 100% ओनर कौन है, 100% इसका ओनर आरबीआई है, भारत सरकार नहीं है, इसका जो 100% मालिक होता है वो आरबीआई होता है। अब ये काम कैसे करती है, देखो आप और मैं, ये बैंक है, हमने क्या किया, इस बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो दोस्तों ये नियम ये है कि जितना भी बैंक में पास डिपॉजिट होता है ना,
इस बैंक को क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस। जैसा कि जितने भी पैसे जमा होते हैं ना, तो उस बैंक को क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है उसके पास डिपॉजिट का। किससे लेगा, ये डीआईसी से लेगा। कहां तक लेता है, 5 लाख तक का लेता है, 5 लाख पर डिपॉजिटर, मतलब 5 लाख पर डिपॉजिटर को क्या करना पड़ेगा, इसको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो अगर डीआईसीजी क्या करेगा, अगर बैंक फेल हो गया तो पर डिपॉजिटर 5 लाख रुपए तक लौटाएगा, 5 लाख रुपए तक ये लौटाएगा। कैसे, सपोज करो मैंने इस बैंक में 4 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, ठीक है। तो दोस्तों फिर ये नहीं 5 लाख उठाएंगे, जब मैंने जमा 4 लाख किए थे तो डीआईसीजी क्या करेगी, इसको डीआईसीजी इसको 4 लाख रुपए लौटा देगी। लेकिन सपोज करो ये B% था, इस B% ने क्या किया, इसमें 10 लाख रुपए जमा किए थे, तब फिर डीआईसीजी इसको 10 लाख रुपए जमा नहीं करेगी, लौटाएगी दोस्तों। इसको डीआईसीजी 5 लाख रुपए ही लौटाएगी, क्योंकि जो डीआईसीजी बीमा करती है ना, इंश्योरेंस, वो अधिकतम 5 लाख रुपए पर डिपॉजिट करती है। आपने अगर बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा कर रखे तो डीआईसीजी आपको 1 करोड़ रुपए नहीं देगी, आपको 5 लाख रुपए लौटाएगी। अगर कम कर रखे तो कम अमाउंट लौटाएगी। तो इसलिए समझदार लोग क्या कहते हैं कि अधिकतम क्या करो, 5 लाख तक एक बैंक अकाउंट में जमा करो, अधिकतम 5 लाख तक एक बैंक अकाउंट में जमा करो। अगर आपने कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खोल रखा है तो आप अधिकतम 5 लाख रुपए तक उसमें डिपॉजिट करो। एक अकाउंट फिर आरआरबी में खोल लो, एक बैंक अकाउंट चाहे आप नेशनलाइज बैंक में खोल सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल लिया, एक चाहे प्राइवेट बैंक में खोल लिया। लेकिन इनमें क्या करो, अगर आपके पास है ना इतनी छोटी अमाउंट है तो आप अधिकतम क्या करो, एक बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए तक जमा करो। क्यों, क्योंकि अगर 5 लाख रुपए तक का आपने बैंक जमा किया है तो डीआईसी जो संस्था है वो आपको अपना पैसा वापस पूरा लौटाएगी। इसलिए मैंने आज इसको डिटेल में बताया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो संस्था है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है। इसका काम क्या है, जो बैंक में डिपॉजिट होता है ना, बैंक में जो डिपॉजिट होता है राशि, उसको इंश्योरेंस करती है, उसका बीमा करती है। अगर बैंक फेल हो जाए तो ये डिपॉजिटर का पर डिपॉजिट अप टू 5 लाख तक लौटाएगी, उससे ज़्यादा नहीं लौटाएगी भाई। उससे ज़्यादा आपने 10 लाख रुपए जमा कर रखे तो इसका काम नहीं भी लौटाने का। इसका जो ओनर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 100% ओनर है इसका। और ये पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से बनी है, ऐसे नहीं बनाती। तो इसलिए क्या स्टेचुरी बॉडी है। तो आप देख सकते हैं जो डीआईसीजी एक्ट है 1961 पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके तहत 1978 में इसको स्थापना की गई थी। 1978 में 100% ओनर कौन है इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी है, मालिक इसका आरबीआई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जब आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, मुंबई में ही होगा। बैंक में डिपॉजिट राशि का इंश्योरेंस करती है, कितना अमाउंट तक करती है, तो 5 लाख रुपए तक करती है। तो इसलिए अगर आप भविष्य में, अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, आपके पास रोज 10 लाख रुपए है, तो आप 2 बैंकों में जमा करो ना, एक में क्यों कर रहे हो। एक बैंक में, स्टेट बैंक में 5 लाख जमा कर दिए, दूसरे बैंक में आईसीआई में 5 लाख रुपए जमा कर दिए, क्या दिक्कत है। तो ऐसे इसको ध्यान रखना, कभी हम पैसा डिपॉजिट कराए, कभी भी जैसे एक छोटा मोटा बैंक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक, हमने पास 20 लाख रुपए आए, एक साथ 20 लाख रुपए उससे जमा नहीं करना भाई, कब कोऑपरेटिव बैंक का दिवालिया निकल जाए भरोसा नहीं है। और जो भारत सरकार या डीआईसीजी केवल 5 लाख रुपए देगी तो आपके 15 लाख रुपए डूब सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसका अवेयर रहें। तो दोस्तों यही हमारा जो आज की न्यूज़ थी वो समाप्त होती है। कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।